हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं मशीन लर्निंग के इस नए वीडियो में, जिसका नाम है एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग और एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग, जिसे शॉर्ट में एग्नेस भी कहते हैं। तो अभी हम मशीन लर्निंग के अनसुपरवाइज मेथड्स को देख रहे हैं, जिसमें हमने के मींस क्लस्टरिंग को देखा। अब हम देखेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग कैसे होते हैं। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग बेसिकली एक ट्री बेस्ड क्लस्टरिंग होता है, जिस ट्री को डेंड्रोग्राम कहते हैं। हम देखेंगे कैसे कैसे ये बनता है, और इसके दो मेन मेथड्स होते हैं। एक होता है एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग, जिसको एग्नेस भी कहते हैं, और दूसरा होता है डिविजिव एनालिसिस, जिसको हम डायना भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग या एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होता है। सो ये एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक टाइप है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि हम क्लस्टरिंग करते हैं और डेटा सेट जो है यहाँ पे अनलेबल्ड होता है। ये हम जानते हैं कि अनसुपरवाइज में डेटा सेट अनलेबल्ड होता है। सो यहाँ पे मेनली हायरार्किकल वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये क्लस्टरिंग करता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्री, ठीक है। सो हायरार्की जहाँ भी आती है वहाँ पे एक ट्री का यूज़ होता ही है, ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर ही ऐसा है, डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हायरार्की को प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से दिखा पाता है, ठीक है। और इसी ट्री सेट स्ट्रक्चर को हम डेंड्रोग्राम कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, डेंड्रोग्राम। सो हायरार्किकल क्लस्टरिंग इज अ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम which take the help of a tree, and this tree set structure is known as dendrogram. Okay, so यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है कि जब हम के मींस क्लस्टरिंग की मदद से इतने आसानी से इतने अच्छे तरीके से हम क्लस्टरिंग कर ही पा रहे थे, तो फिर हायरार्किकल क्लस्टरिंग की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, है ना। सो हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो के मींस में सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था, हमें के की वैल्यू जो थी वो पहले बता देनी होती थी, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, क्योंकि किसी को नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या वैल्यू निकलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, और हमें ये जो प्री डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ क्लस्टर्स चाहिए था के, ये अब जरूरी नहीं है। सो के जो है हम वो फाइंड करेंगे एल्गोरिदम बनाने के बाद, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारा जो है डेंड्रोग्राम बनेगा, और उस डेंड्रोग्राम से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि के क्या होगा, ठीक है। तो ये के हमें पहले से बताने की जरूरत नहीं है, और ये सबसे बड़ा जो है वो बेनिफिट है इस हायरार्किकल क्लस्टरिंग का, ठीक है। इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये के मीन से बेटर होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ मेनली टू टाइप के हायरार्किकल क्लस्टरिंग होते हैं। तो टू अप्रोचेज क्या है, एक होता है एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग, और दूसरा होता है डिविजिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो एग्लोमेरेटिव अप्रोच में क्या होता है, बेसिकली एक बॉटम अप अप्रोच है। इसमें क्या करते हैं, बॉटम अप्रोच मीन्स मान लीजिए बहुत सारे डेटा पॉइंट्स, ठीक है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, और इनको क्लस्टरिंग करना है, ठीक है। तो पहले हर एक डेटा पॉइंट को एक एक क्लस्टर मान लेते हैं, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ये इस तरह से हर एक को। और क्या करते हैं कि इसमें से दो नियरेस्ट डेटा पॉइंट को कंबाइन करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं, और तब तक कंबाइन करते जाते हैं दो दो नियरेस्ट को, जब तक कि वो टोटल सारे मिलके एक ना हो जाए। जैसे मान लीजिए दो नियरेस्ट अगर ये है, तो पहले ये दोनों कंबाइन होगा, उसके बाद इस ग्रुप के साथ इसका नियरेस्ट मान लीजिए है, तो फिर ये दोनों कंबाइन होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट ये है मान लीजिए, फिर ये, फिर मान लीजिए ये, और फिर लास्ट में ये। तो इस तरह से सबसे पहले n क्लस्टर होते हैं, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, इस तरह से डॉट डॉट होते हुए लास्ट में 1 क्लस्टर हो जाता है। इसलिए बॉटम अप्रोच है, देख रहे हैं, n क्लस्टर से 1 क्लस्टर की तरफ चला गया, ठीक है। सो इसी तरह से काम करता है, और इसको एग्नेस एल्गोरिथम भी कहते हैं, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग, ठीक है। सो अगर एग्नेस बोला जाए, एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग बोला जाए, एक ही बात है, ठीक है। और दूसरा होता है डिविजिव, ये जस्ट रिवर्स होता है ये एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग का, ठीक है। एग्लोमेरेटिव का क्या होता है, रिवर्स होता है। सो ये टॉप डाउन अप्रोच, वो बॉटम अप अप्रोच था, ये टॉप डाउन। तो इसमें क्या करते हैं, जितने भी डेटा पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सारे डेटा पॉइंट्स को पहले एक क्लस्टर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको तोड़ते हुए जाते हैं, एक एक करके जो सबसे दूर वाला डेटा पॉइंट है उसको हटाते हैं, और बाकी को एक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक करके फिर से दूर वाले को हटाते हैं, फिर ये कर लेते हैं। तो इस तरह से एक एक दूर वालों को हटाते हटाते हम क्लस्टरिंग करते जाते हैं, तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमारा लास्ट में जो है वो सिंगल ना बचे। तो पहले सारा एक में रहता है, ठीक है, उसके बाद उसमें से एक एक करके हटते जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का अप्रोच है, इसीलिए इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। पहले एक रहता है, फिर अनेक हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एन हो जाते हैं, मतलब एक क्लस्टर रहता है, फिर दो क्लस्टर होता है, फिर तीन, फिर चार, डॉट 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 एन क्लस्टर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ डेटा आइटम। और यहाँ एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग दैट इज एग्नेस में क्या है, ठीक इसका उल्टा होता है, पहले एन रहता है, फिर n-1, n-2 और 1। समझ गए, एग्लोमेरेटिव या एग्नेस जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, और डिविजिव या डायना एल्गोरिथम, जो कि शॉर्ट फॉर्म में डिविजिव एनालिसिस का, इसलिए डायना भी कहते हैं। ये प्रिंसेस डायना की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ डायना एल्गोरिथम है। सो डिविजिव जो है वो रिवर्स होता है एग्लोमेरेटिव का, और ये टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक है। तो ये हम अच्छे से याद रखेंगे, ओके। सो चलिए देख लेते हैं
कि एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग काम कैसे करता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि एक बॉटम अप अप्रोच है, इसमें पहले n क्लस्टर बनते हैं, फिर n-1 n-2 इस तरह से। ठीक है, तो ये वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है फिर से कि सारे इसे एल्गोरिथम क्या करता है, सारे पॉइंट्स को एक एक क्लस्टर कंसीडर करता है और एक एक करके क्लोजेस्ट पॉइंट को मर्ज करते जाता है और तब तक मर्ज करता है जब तक कि लास्ट में हमें सिंगल क्लस्टर ना मिले, और उसी के बेसिस पे हम एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं डेंड्रोग्राम। ओके, तो ये कैसे होता है ये हम अच्छे से और आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, मेथड तो हम समझ ही नहीं है कि मान लीजिए अभी हम 3 पॉइंट लेके ही समझा रहे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट है, तो पहले हम लेंगे कि 3 क्लस्टर हैं। ठीक है, एक को बोलेंगे C1, एक को C2, एक को C3। ठीक है, अब नियरेस्ट 2 हमें दिख रहा है कि ये दोनों हैं, तो इस दोनों को एक कर लेंगे। अब हमारे पास 2 क्लस्टर हो गए, एक C1 C2 को मिला के एक C3। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये एक क्लस्टर बनेगा। तो सबसे पहले 3 क्लस्टर थे, फिर 2 क्लस्टर हुए, फिर 1 क्लस्टर हो गए। तो यही जो चीज़ें होती हैं ये इस तरह से एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग होती हैं। और जब डेंड्रोग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनता है। डेंड्रोग्राम में क्या होता है कि मान लीजिए 3 पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लीजिए P1 बोल देते हैं, इस पॉइंट को P2 बोल देते हैं, इस पॉइंट को P3 बोल देते हैं। ठीक है, सो P1 P2 सारे पॉइंट्स को हम यहाँ नीचे दिखा देते हैं P3। ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है उसको यहाँ वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट था। ठीक है, मेनली अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस की बात करें तो ये दोनों पहले मर्ज हुआ। ठीक है, तो जितने हाइट पे मर्ज होता है ना उतने हाइट पे इन दोनों का डेंड्रोग्राम जो है वो बनता है, और ये दोनों उतने ही हाइट पे, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो ये 2 हाइट पे जाके दोनों मर्ज होंगे। इस तरह से डेंड्रोग्राम बनता है। देख रहे हैं, फिर मान लीजिए इन दोनों और इस क्लस्टर ये जो P3 है, तो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 3 है, तो ये 3 हाइट पे फिर ये दोनों तो मर्ज होके एक हो गया, तो इसके बीच में से एक उठाएंगे और ये 3 वाला यहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा कि मर्जिंग हो रहा है P3 का P1 P2 के साथ वाले क्लस्टर के साथ, तो 3 हाइट पे। तो ये इस तरह से हम डेंड्रोग्राम बनाते हैं और इसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ क्लस्टर कितने होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सो स्टेप्स फिर से वही कि यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए ये बोला गया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब पॉइंट को एक एक क्लस्टर मान लेंगे। ठीक है, तो सारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, तो 6 क्लस्टर हो गए। ठीक है, 6 नंबर ऑफ क्लस्टर हो गए। फिर यहाँ पे क्या 2 नियरेस्ट पॉइंट को देखिए एक कर दिया गया है। ठीक है, तो अब 5 क्लस्टर हो गए, ये दोनों मिला के 1 क्लस्टर, और फिर 2 3 4 5 क्लस्टर। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2 नियरेस्ट पॉइंट ये दोनों हो गया, तो टोटल 4 क्लस्टर हो गए। ये दोनों तो क्लस्टर ही बन गए, 1 2, और फिर जितने पॉइंट बचे 3 4। ठीक है, फिर नियरेस्ट जो पॉइंट थे वो इस क्लस्टर का बन रहा था इसके साथ। ठीक है, तो इस दोनों को मिला के फिर एक क्लस्टर बना लिया गया। टोटल 3 बचे, 1 2 3। तो देख रहे हैं पहले 6 था, फिर 5 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, 1 2 3, और फिर नेक्स्ट में 2 हो जाएगा। देखिए ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट इससे नज़दीक था, तो ये मिला लिया इसको, और ये टोटल 2 क्लस्टर हो गया, और लास्ट में ये दोनों आपस में मिलके 1 क्लस्टर हो गया, तो 1 हो गया। तो देखिए किस तरह से पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो ये बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, सो ये बॉटम अप अप्रोच है कि हम बॉटम में बहुत सारे n नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं उतने नंबर ऑफ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सब अलग अलग रहते हैं, और फिर दो दो को मर्ज करते हुए हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग बनाते 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 हम लास्ट में जो है वो सिंगल क्लस्टर पर पहुंच जाते हैं, और यही है एग्नेस, दैट इज एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये डेंड्रोग्राम कैसे बनता है। ठीक है, और इसमें से कैसे मैक्सिमम ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बताया उसी बेसिस पे ये बनता है। तो मान लीजिए ये सारे पॉइंट्स के नाम यहाँ दिए हुए थे, P1 P2 P3 वो जो 6 पॉइंट थे। तो सबसे पहले मान लीजिए P2 और P3 हुआ, उसके बाद फिर P5 एंड P6 हुआ, देन P1 के साथ ये वाला हुआ, फिर P4 हुआ, सब लास्ट में ऐड हो गए, सिंगल हो गए। तो देखिए डेंड्रोग्राम जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले P2 एंड P3 हुआ, तो किस डिस्टेंस पे हुआ, मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था यूक्लिडियन डिस्टेंस वो 5 था। तो देखिए P2 और P3 जो है ये 5 हाइट पे जाके मिल रहे हैं। ठीक है, 5 हाइट पे जाके मिल रहे हैं, 5। ठीक है, उसके बाद P5 एंड P6 जो है वो मान लीजिए 6 या 7 हाइट पे मिल रहे हैं, मान लीजिए 7 हाइट पे मिल रहे हैं। तो देख रहे हैं 7 हाइट पे P5 एंड P6 मिल रहे हैं, ये समथिंग 7 हाइट पे। ठीक है, उसके बाद ये P1 का जो है P2 और P3 के ये जो क्लस्टर बना था P2 P3 का, इसका मर्ज हो रहा है इस P1 के साथ। ठीक है, ये वाला क्लस्टर बन रहा है, तो ये इसका कंबाइन के साथ जो ये P1 ज्वाइंट हो रहा है कितने पे, 10 से थोड़ा नीचे, मान लीजिए 9 पे होगा। ठीक है, सो 9 पे, और सिमिलर उसी हाइट पे देखिए ये भी मर्ज हो रहा है। कौन मर्ज हो रहा है, P4 जो है मर्ज हो रहा है, ये P6 और P5 वाला जो था ग्रुप उसके साथ P4 मर्ज हो रहा है। तो देखिए ये वाला क्लस्टर अब बन रहा है, तो ये भी ये 9 हाइट पे ही बन रहा है। तो इन दोनों का जो कम्बो था P5 P6 का, इसका P4 के साथ मर्ज हो रहा है, और लास्ट में फिर ये दोनों ग्रुप मिलके एक ये बड़ा वाला ब्लू वाला जो है ये क्लस्टर सिंगल क्लस्टर बना रहे हैं। तो ये सपोज मर्ज हो रहा है लाइक 27 28 पे तो मान लीजिए मर्ज हो रहा है। ठीक है, ये कुछ 25 यहाँ पे है तो 27 होगा मान लीजिए, तो इसके इस हाइट में मर्ज हो रहा है। तो इस तरह से ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए कि हम कैसे पता करेंगे कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर क्या बनेंगे। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि आप देखिए कि वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ है जहाँ पे बीच में कोई हॉरिजॉन्टल बार नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, तो क्या करिए, जहाँ जहाँ ये जो दो ग्रुप मिल रहे हैं ना उसको वहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, मिला। देखिए ये मिल रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल रहा है समथिंग,
जहाँ जहाँ पे मिल रहा है सब जगह एक एक लाइन खींच दीजिए। ये यहाँ पे मिल रहा है, सिमिलरली ये भी यहीं पे मिल रहा है, तो इस लाइन को बढ़ा के हम इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो जितने भी लाइन हमने खींचे हैं, अब देखिए इन लाइन में मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ आ रहा है, ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कैसे देखेंगे, देखिए एक लाइन यहाँ खींची हुई थी, ठीक है, इसको अगर हम बढ़ाएंगे, इसके भी इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस देख रहे हैं इतनी है, ठीक है। मान लीजिए 5 है और अगर ये 7 भी होगा तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 हो गया। फिर ये 7 और 10 है या 9 भी है, तो ये अगर 10 भी मानते हैं तो इस दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, समथिंग लाइक 3। और ये अगर मान लीजिए 10 भी है और ये 27 है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 17 तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हुआ 17, ये 3, ये 2। तो क्या लगता है आपको कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा हुआ जिसके बीच में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये 17 वाला ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हम इस वर्टिकल डिस्टेंस को चुनेंगे, ठीक है। अब इस वर्टिकल डिस्टेंस को चुनने के बाद जो भी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस आया, जैसे कि ये वाला, इसके ठीक बीचों बीच हम एक लाइन खींचेंगे, ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे करके एक लाइन खींचेंगे इसके बीचों बीच, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अच्छे से समझने के लिए। इसके बीचों बीच हमने एक लाइन खींची, ठीक है। और हम देखेंगे कि ये लाइन जो है हमारी, ये डेंड्रोग्राम को कितने जगह काटती है, ठीक है। अब ये मत बोलिए कि एक्सिस को भी काट रहा है, यहाँ भी नहीं, एक्सिस और अगल बगल को नहीं देखेंगे, देखेंगे डेंड्रोग्राम को कहाँ काट रहा है। तो ये लाल वाला सारा डेंड्रोग्राम है, तो ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है डेंड्रोग्राम को, एक कटिंग यहाँ पे है, एक कटिंग यहाँ पे है। तो जितनी जगह डेंड्रोग्राम को काट रहा है उतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो है वो ऑप्टिमल होते हैं और वो बनते हैं इन केस ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो यहाँ देखिए 2 जगह काट रहा है, तो k = 2 होगा, यानी 2 क्लस्टर जो है वो बेस्ट बनेंगे। सो मतलब वो 2 क्लस्टर वाला पार्ट कौन था, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब बोलेंगे अगर ये फोटो ना रहे, डायरेक्ट यहाँ से पता करनी हो कि वो 2 क्लस्टर कौन कौन से बनेंगे, तो आप देखिए पहला कट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। ये किसका कॉम्बो था, देखिए ये कॉम्बो बना था P2 P3 के ग्रुप को जब हम कंबाइन किए थे P1 के साथ। तो ये कॉम्बो था P1 का कॉम्बिनेशन विथ P2 एंड P3। सो ये वाला कॉम्बो था, ठीक है, P1 P2 P3 वाला। और ये कॉम्बो देखिए कहाँ बना था, P5 P6 का P4 के साथ। तो ये बना था P4 जब कॉम्बो हुआ था P5 P6 के साथ, तो ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो 2 ग्रुप बना, एक में P1 P2 P3 है, देख रहे हैं ये लाइन जिससे बना है वो, और दूसरा P4 P5 P6 है। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर बनेंगे और उस क्लस्टर में कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। वही चीज़ यहाँ फिर से दिया हुआ है कि फाइंडिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर यूजिंग डेंड्रोग्राम। तो यहाँ देखिए बहुत सारे पॉइंट्स थे और उनका वो किया गया। तो यहाँ मल्टीपल लाइन्स हम नहीं खींच सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट हम देख के ही गेस कर सकते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस देखिए नीचे में तो बहुत कम है, यहाँ बहुत कम है क्योंकि फिर यहाँ बीच में एक आएगा। तो मेनली बड़ा डिस्टेंस दिया गया जो मोस्टली ऊपर ही होता है, ठीक है। सो देखिए एक डिस्टेंस ये है, ठीक है, एक डिस्टेंस ये है, कितना कम है देखिए, एक डिस्टेंस ये है, ये भी अच्छा खासा है, और एक डिस्टेंस ये भी बहुत कम है। तो देखिए जो अच्छे डिस्टेंस देख रहे हैं वो एक ये बड़ा लग रहा है, एक ये बड़ा लग रहा है, इन दोनों में से भी ज़्यादा बड़ा ये वाला लग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा उसके बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे। तो इसके बीचों बीच हम एक लाइन खींच दिए, ठीक है। अब इसके बीचों बीच लाइन खींचे, देखिए डेंड्रोग्राम को कितनी जगह कट कर रहा है। तो एक ये, एक दूसरा ये, 2, तीसरा ये 3, चौथा ये 4 और पाँचवा ये 5। तो k = 5 हो जाएगा, 5 जगह कट कर रहा है डेंड्रोग्राम को, तो 5 होंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स। इसी तरह से हम पता करेंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनेंगे, ठीक है। ये अच्छे से आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस बेसिकली कितने तरीके के हो सकते हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, तब हम क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए फिर से पेन का कलर हम रेड कर लेते हैं। सो बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, उन सब के बेसिस पे जो है उसको कहते हैं, ये जो मेजर्स होते हैं डिस्टेंस के उनको कहते हैं लिंकेज मेथड्स। क्योंकि इन डिस्टेंस के बेसिस पे ही क्या होते हैं, क्लस्टर बनते हैं और लिंक होते हैं, ठीक है, क्लस्टर्स, इसलिए इनको लिंकेज मेथड बोलते हैं। तो कई बार ना लिंकेज मेथड पे क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे जो कॉमन 4 लिंकेज मेथड होते हैं वो ये होते हैं। पहला होता है सिंगल लिंकेज। सिंगल लिंकेज में क्या किया जाता है कि जब 2 क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस देखा जाता है तो हम देखते हैं कि दोनों क्लस्टर में जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो मान लीजिए ये एक क्लस्टर है और ये एक क्लस्टर है, तो इनके बीच में क्लोजेस्ट पॉइंट क्या है, एक ये वाला इधर से ये, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इन डिस्टेंस को हम कंसीडर करें तो इससे जो डिस्टेंस मिलता है उसको बोलते हैं सिंगल लिंकेज, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, मान लीजिए 2 क्लस्टर है CI और CJ, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ CI एंड CJ, ठीक है। देन कंप्लीट लिंकेज, ठीक इसका उल्टा, जो 2 क्लस्टर बन रहे हैं उनके बीच के फारदेस्ट डिस्टेंस, जो दूर सबसे दूर वाले पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंस को देखते हैं, जैसे इसका ये और इसका ये, इसके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, दोनों क्लस्टर के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस देखा जाता है पॉइंट्स का, ठीक है। CI और CJ का जो पॉइंट्स का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो देखा जाएगा, तो उस तरह को बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। तो सिंगल का ठीक उल्टा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट एक होता है एवरेज लिंकेज, ये थोड़ा सा टफ होता है, बट चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये क्लस्टर है, ठीक है, इसमें 5 पॉइंट है और ये क्लस्टर इसमें 6 पॉइंट है। अब एवरेज लिंकेज में क्या होता है कि एक क्लस्टर के हर एक पॉइंट को दूसरे क्लस्टर के हर एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और उसके बीच का डिस्टेंस देखते हैं, यूक्लिडियन ही, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लिख देते हैं कि समेसन ऑफ सबका सबके साथ देखेंगे ना, सो और सारा डिस्टेंस को ऐड करेंगे, इसीलिए हम एक समेसन ले लिए, ठीक है।
समेशन ले लिए, क्या कर लिए कि सपोज इस क्लस्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, सो इसका सबके साथ देखेंगे, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, फिर इसका भी 6 के साथ, इसका भी 6 के साथ, इसका भी 6 के साथ, इसके भी 6 के साथ, ठीक है। तो टोटल कितने डिस्टेंस हो जाएंगे बताइए, 6 6 पंचे 30, 30 डिस्टेंस हो जाएंगे। तो वो सारे डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, समेशन करेंगे, ठीक है। और डबल समेशन लगेगा, i इज इक्वल टू 1 to 5 और यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 to 6। और मान लीजिए क्लस्टर में जो हमारा पॉइंट्स है उसका नाम है, एक में ai ले लेते हैं, एक में bj ले लेते हैं, ठीक है। सारा समेशन करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच क्लस्टर। सो इस क्लस्टर में कितने पॉइंट है, 5, तो 5 इंटू इस क्लस्टर में कितने पॉइंट है, 6 इंटू 6। तो इस तरह से बनता है एवरेज लिंकेज, ठीक है। तो एवरेज लिंकेज में जो डिस्टेंस है ये ऐसे देखते हैं दो क्लस्टर के बीच के। तो ये थोड़ा सा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, बट ये ऐसे ही होता है, ठीक है, कि एक क्लस्टर के हर एक पॉइंट का दूसरे क्लस्टर के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे, सबको सम करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच क्लस्टर जो है वो डिवीजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो एक में 5 है तो 5, दूसरे में 6 है तो 6, ठीक है। तो इस तरह से हम एवरेज लिंकेज देखते हैं। और लास्ट वाला सेंट्रॉइड लिंकेज, ये भी थोड़ा सा आसान होता है। इसमें क्या करते हैं, जो भी क्लस्टर बन रहा है उसका सेंट्रॉइड निकालते हैं, ठीक है। तो इसका सेंट्रॉइड ये होगा, इसका सेंट्रॉइड ये। सेंट्रॉइड मतलब क्या, जैसे ये सारे पॉइंट्स है ना, सबके पॉइंट्स का एवरेज, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एवरेज क्या है यहाँ निकल रहा है, तो ये हो गया सेंट्रॉइड इसका। सिमिलरली इस क्लस्टर में सारे पॉइंट्स का एक्स और वाई एक्सिस का एवरेज ये हुआ। इन दोनों के सेंट्रॉइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है सेंट्रॉइड लिंकेज। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। सेंट्रॉइड लिंकेज में क्या होता है कि हम डिस्टेंस देखते हैं दोनों क्लस्टर के बीच के सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड ऑफ C1 एंड कॉमा सेंट्रॉइड ऑफ C2, ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रॉइड लिंकेज में हम डिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ गए क्या क्या डिस्टेंस मेजर्स हो सकते हैं और इन सबको लिंकेज मेथड कहा जाता है इन केस ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो चलिए आज एक एग्जांपल देख लेते हैं एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग का, दैट इज एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग का। तो इस तरह से आपको डेटा दिया रहेगा एग्जाम में कि ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, ABCD 5 डेटा पॉइंट्स हैं, इन पे एग्नेस एल्गोरिथम लगा रहा है, एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग लगाना है। और वो बताया रहेगा कि कौन सा लिंकेज मेथड मतलब कौन सा डिस्टेंस लेना, ठीक है। अगर कुछ ना दिया है तो आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, लाइक सिंगल और कंप्लीट जो है वो थोड़ा आसान होता है। तो मोस्टली क्वेश्चन इसी दोनों बनते हैं। आप लोग अगर कोई ना दिया हो तो आप सिंगल लिंकेज या कंप्लीट में से दोनों में से कोई लेके मान के बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्लीट लिंकेज डिस्टेंस लेके बनाना है, ठीक है। तो टेबल से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 5 डेटा पॉइंट है ना, तो सबसे पहले बोलेंगे कि भैया हमारे पास तो 5 क्लस्टर रहेंगे, क्योंकि जितना n नंबर ऑफ डेटा होता है उतना नंबर ऑफ क्लस्टर स्टार्टिंग होता है। तो पहला जो हमारा वो बना क्लस्टर वो है सारे डेटा पॉइंट का एक A B C D। इसमें बिल्कुल नहीं सोचना है, जितने डेटा है उतने क्लस्टर हमें बना लेने हैं इनिशियली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो दो नियरेस्ट होते थे उनको हम मर्ज करके एक क्लस्टर बनाते थे, ये हम देखे हैं। तो देखिए इस टेबल में आप देखिए जहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू लिखी हुई, अब इस कम वैल्यू में हम जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे। जीरो क्या हो गया, उसका खुद से डिस्टेंस, तो उसको हम क्या, ए तो ए में ही रहेगा ना, तो जीरो को छोड़ के उसके बाद नेक्स्ट लोएस्ट नंबर क्या है, लिस्ट नंबर क्या है, तो देखिए 2 है, बाकी 5 6 7 3 11 8 जीरो से तो सबसे कम 2 है। तो ये 2 जो है किसके बीच है डिस्टेंस, देखिए ये यहाँ है, तो दोनों सेम ही होगा। देखिए ई और सी के बीच, यहाँ भी ई और सी के बीच, तो सी ई जो है 2 डिस्टेंस पे है, समझ रहे हैं। तो ये सी ई को हम मिला के 1 कर देंगे और अब जो हमारे पास नया सेट ऑफ क्लस्टर होगा वो ए होगा, बी होगा, डी और सी ई जो है मिलके 1 हो जाएगा, ताकि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एकदम कम है, ठीक है। और जब हम डेंड्रोग्राम बनाएंगे, मान लीजिए 5 पॉइंट है ए बी सी डी ई, तो अब क्या करेंगे, ई को नज़दीक कर देंगे क्योंकि सी ई को मिलाना है, डी को थोड़ा दूर कर देंगे और कितने पे मिलाएंगे, सी ई को मिलाएंगे जितने डिस्टेंस पे ये दोनों था, 2 पे था ना, तो ये 2 डिस्टेंस पे हम यहाँ पे इस दोनों को मिला देंगे डेंड्रोग्राम में, फिर आगे इसी तरह से बनेगा। तो इसी तरह से हम डेंड्रोग्राम बनाते ही चलेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा ये 5 से 4 क्लस्टर में आ गया। अब देखिए, अब चूंकि CE 1 हो गया तो CE जो पॉइंट है उसको हम एक साथ लिख देंगे, C, E करके एक क्लस्टर बना देंगे, यहाँ भी CE कर देंगे। अब ये तो CE का अलग अलग डिस्टेंस था सबके साथ, तो CE का डिस्टेंस बाकी के साथ क्या होगा वो हम निकाल लेंगे कंप्लीट लिंकेज की मेथड से। तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो हम निकाल लेंगे सारे पॉइंट्स के साथ। तो CE का A के साथ क्या हो जाएगा, वो ये होगा कि C का A के साथ क्या था और E का A के साथ क्या था, मैक्सिमम डिस्टेंस जो मैक्सिमम होगा वही लेंगे। तो C का A के साथ 3 था और E का A के साथ 11 था, तो 11 हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट लिंकेज में हम मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से CE का B के साथ निकाल लेंगे, जो मैक्सिमम डिस्टेंस C का या E का जो भी होगा B के साथ वो ले लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा। सिमिलरली D के साथ क्या, C या E में D के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस किसका था, तो किसका था, C का था, D के साथ 9, तो ये 9 हो जाएगा। तो अब इस तरह से ये टेबल जो है अपडेट हो गया, A B D तो अलग ही रहेंगे बट CE जो 1 हो गया। और अब इस अपडेटेड टेबल में हम देखेंगे नेक्स्ट लोएस्ट नंबर कौन सा है, एक्सेप्ट जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट लोएस्ट नंबर कौन सा हो गया, 5, देख रहे हैं, और ये 5 किसके बीच बन रहा है, B और D के बीच बन रहा है, तो मतलब B और D अब ऐड हो जाएगा, तो BD मिलकर एक क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर ऑफ क्लस्टर क्या हो गया, एक तो A और एक BD, अभी जस्ट 1 हुआ है और C तो पहले से 1 था। तो फिर से जब डेंड्रोग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, A, अब BD 1 हो रहा है ना, तो BD को एक साथ कर दीजिए और C तो पहले से एक साथ था, तो C कितना पे मिला था, 2 पे मिला था, हम देखे थे, तो इसको 2 हाइट पे मिलाए थे। BD कितना पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, क्योंकि देख रहे हैं 5 डिस्टेंस है दोनों के बीच का,
इसको थोड़ा ऊपर 5 डिस्टेंस पे मिला देंगे, ये 5 डिस्टेंस है, 5 में मिला देंगे। तो इस तरह से डेंड्रोग्राम हम साथ में बनाते चलेंगे, ठीक है। तो डेंड्रोग्राम बन गया। नेक्स्ट अब चूंकि बी डी एक हो गया तो बी डी का डिस्टेंस सबके साथ निकालेंगे। किसके किसके साथ? बी डी के अलावा कौन बचा? एक तो ए बचा और एक बचा सी। तो बी डी का ए के साथ क्या होगा? बी के ए के साथ डी का ए के साथ निकाल लेंगे, जो मैक्सिमम होगा दोनों में वो रखेंगे। तो 9 6 मैक्सिमम क्या है? 9, तो 9 हो जाएगा। तो सिमिलरली बी डी का सी के साथ क्या होगा? तो बी डी का सी के साथ निकालने के लिए हम सारा कॉम्बिनेशन देखेंगे, बी का सी के साथ, बी का ई के साथ, सिमिलरली डी का सी के साथ और डी का ई के साथ। सब में मैक्सिमम क्या है? 10 है, तो 10 हो जाएगा। इस तरह से टेबल फिर से अपडेट हो गया और फिर से देखेंगे इसमें लोएस्ट नंबर क्या है। तो 9 10 11, जीरो को कंसीडर नहीं करते हैं, पहले ही बोल दिए। तो 9 10 11 में लोएस्ट क्या है? 9। तो अब हम देखेंगे कि 9 जो है किसके किसके बीच है? बी डी और बी डी हो गया और ए के बीच, ठीक है। ए और बी डी कनेक्ट होगा। अब 2 क्लस्टर बन गए, एक है ए बी डी का, एक है सी ई का, ठीक है। अब फिर से जो डेंड्रोग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? हम देखे थे कि ए है, बी था, डी था, सी था, ई था। ऐसे क्यों रखे? क्योंकि सी एक साथ ऐड हुआ था। सी ऐड हुआ था 2 पे, ठीक है। बी डी ऐड हुआ था 5 पे, 5 हाइट है, मान लीजिए 5 हाइट है, ये 2 हाइट है। अब देखिए 9 हाइट पे ऐड हो रहा है कौन? बी डी का ग्रुप ए के साथ। तो ये हम थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, 9 हाइट कर देते हैं, ये 9 हाइट हो गया। तो इस पर जो है वो ए के साथ ऐड हो गया, तो बन गया डेंड्रोग्राम। तो इतना डेंड्रोग्राम अब हम बना लिए, ठीक है। तो अब हमारा क्लस्टर हो गया ए बी डी और सी। अब फाइनल जो है सो जब ये दोनों हो ही गया तो अब इसके बाद चेक नहीं करना डिस्टेंस डिस्टेंस, उसके बाद तो पता ही है कि ये दोनों फिर अब मिलके एक होगा, क्योंकि लास्ट में एक ही होना है। बट एक होगा तो चूंकि कंप्लीट लिंकेज है तो डिस्टेंस तो देखना ना पड़ेगा। तो ए बी डी का सी के साथ डिस्टेंस कैसे देखेंगे? मैक्सिमम जो है ए का सी के साथ, ए का ई के साथ, फिर बी का सी के साथ, बी का ई के साथ, डी का सी के साथ, डी का ई के साथ, ये सारा का मैक्सिमम डिस्टेंस देखेंगे। तो सारा का मैक्सिमम है 11, तो ये जो फाइनल है वो 11 पे आएगा। तो देखिए वही बात, सी कितना पे ऐड हुआ था? 2 पे, जो हम डेंड्रोग्राम बना रहे थे यहाँ फाइनल बना हुआ है। तो देखिए ये 2 हाइट है, देखिए 2 हाइट पे ऐड हुआ सी। फिर बी डी कितना? 5 पे ऐड हुआ था, तो देखिए 4 और 6 के बीच में 5 है। फिर ए जो है बी डी के ग्रुप के साथ कितना? 9 पे ऐड हुआ था, तो ये देखिए 9 पे है। और फिर जब देखिए ये जो है सी के साथ कितने पे? 11 पे हुआ था, तो देखिए 11 पे है, ये 11 पे ऐड हो गया। तो इस तरह से हमारा डेंड्रोग्राम बन गया। अब जो हम डिस्कस किए हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लस्टर क्या होगा, तो आप यहाँ से देखिए वर्टिकल डिस्टेंस जो है मैक्सिमम कहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर से हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? ये है 2। यहाँ पे कितना है? 2 से लेके 5, ये वर्टिकल डिस्टेंस है 3। ये कितना है? 5 से लेके 9, ये वर्टिकल डिस्टेंस है 4। और ये क्या है? 9 से लेके 11, ये है 2। तो 2 4 3 2 में मैक्सिमम क्या है? ये 4, ये वाला होगा। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसके क्या करते हैं हम? बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। बीचों बीच एक लाइन खींचे। अब ये देखिए ये लाइन जो है ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है डेंड्रोग्राम को? एक तो यहाँ कर रहा है कट, दूसरा यहाँ कर रहा है कट, तीसरा यहाँ कर रहा है कट, ठीक है। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ क्लस्टर बनेंगे? k = 3, ठीक है। और क्लस्टर क्या क्या होंगे? तो देखिए पहला यहाँ कट रहा है, तो ये कौन सा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ए को। तो एक क्लस्टर में एक तो रहेगा ए, सिर्फ ए, ठीक है। पहला क्लस्टर ए का बनेगा। दूसरा यहाँ कट हो रहा है, तो ये क्या है? ये ग्रुप है किसका? बी और डी का, देख रहे हैं? ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बी और डी के कंबाइंड ग्रुप को। दूसरा क्लस्टर बनेगा बी और डी का, ठीक है। तो ये दूसरा क्लस्टर बना। और तीसरा कहाँ कट हो रहा है? यहाँ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन? तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है सी और ई के कंबाइंड ग्रुप का। तो ये जो है तीसरा क्लस्टर हो गया सी और ई के कंबाइंड ग्रुप का। तो यहाँ k = 3 होगा, 3 क्लस्टर बनेंगे और तीनों क्लस्टर में क्या क्या रहेगा? एक में ए रहेगा, एक में बी डी रहेगा, एक में सी रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं बहुत जल्दी ही डिविजिव एनालिसिस का वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो तब तक के लिए थैंक्स।